वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीपक पाठशाला। दोस्तों, आज हम थ्योरी ऑफ सुसाइड दुर्खेम की आत्महत्या का सिद्धांत के बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, दुर्खेम की आत्महत्या का सिद्धांत इन्होंने अपनी पुस्तक द लियो सुसाइड में दिया था। इन्होंने अपने आत्महत्या के सिद्धांत को प्रस्तुत किया अपनी पुस्तक सुसाइड में। दुर्खेम से पूर्व आत्महत्या का सिद्धांत एक साइकोलॉजिकल फेनोमेना के रूप में देखा जाता था, किंतु दुर्खेम ने इसे एक सोशल फैक्ट्स के रूप में स्वीकार करते हुए इसका समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत किया। वास्तव में दुर्खेम ने अपनी दूसरी प्रसिद्ध कृति द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, इसमें इन्होंने अपने सोशल फैक्ट्स की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। इसकी जो पद्धति थी वो प्रत्यक्षवादी पद्धति थी, पॉजिटिव मेथड। इसकी विषय वस्तु के रूप में सोशल फैक्ट्स को की व्याख्या की। इसी प्रत्यक्षवादी पद्धति को व्यवहार में लाने और यह सिद्ध करने के लिए समाजशास्त्र के माध्यम से आत्महत्या जैसे व्यक्तिगत प्रतीत होने वाले व्यवहार का अध्ययन भी वैज्ञानिक ढंग से किया जा सकता है। दुर्खेम ने आत्महत्या का समाजशास्त्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया। फ्रेंड्स, इन्होंने अपनी आत्महत्या का सिद्धांत आखिर क्यों आवश्यकता पड़ी? क्या इससे पहले कोई आत्महत्या का सिद्धांत नहीं दिया गया? तो इसके बारे में नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। फ्रेंड्स, आत्महत्या का सिद्धांत क्यों आवश्यकता पड़ी? दुर्खेम कालीन यूरोप में त्वरित सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, आपको पता होगा 1760 में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रांस की क्रांति हुई। इन सभी परिवर्तन के फलस्वरूप यूरोप में किस प्रकार की परिस्थितियां पनपी? फ्रेंड्स, परिणाम स्वरूप जहाँ पर एक और आर्थिक विकास हो रहा था, हाँ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, तो एक और यूरोप में सामाजिक आर्थिक विकास हो रहा था। बहुत सारे लोग अचानक आए, इस परिवर्तन के अनुरूप अपने को अनुकूलित नहीं कर पाने के कारण आत्महत्या कर रहे थे। अतः आत्महत्या का समाजशास्त्रीय अध्ययन की आवश्यकता की अनुभव की गई। दुर्खेम से पूर्व यह आत्महत्या प्रचलित थी। आत्महत्या की क्या मान्यता प्रचलित थी? या यह एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना के रूप में देखा जाता था। आत्महत्या को एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना, और दुर्खेम ने इस बात से सहमत नहीं थे। उन्होंने अपने सिद्धांत की सहायता से इसे एक सोशल फिनोमेना, सामाजिक प्रघटना के रूप में प्रतिपादित किया। दुर्खेम ने आत्महत्या से संबंधित अध्ययन के द्वारा यह सिद्ध करना चाहते थे कि किस प्रकार समाजशास्त्रीय पद्धति आत्महत्या जैसे व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन संभव है। उन्होंने अपनी जो पद्धति थी वो डायरेक्ट मेथड, मतलब प्रत्यक्षवादी पद्धति का यूज किया। दुर्खेम ने आत्महत्या से संबंधित विभिन्न तथ्यों को या डाटा को, आंकड़ों को मोनोग्राफी अध्ययन के तरीके से सरल बनाया। उन्होंने अपने अध्ययन की विषय वस्तु के रूप में चयनित किया। किसको? प्रत्यक्षवादी विधि को, तथ्यों को, आंकड़ों को, मोनोग्राफिक अध्ययन। दुर्खेम ने आत्महत्या का सिद्धांत सामाजिक तथ्य के रूप में पहले ही स्वीकार कर चुके थे। फ्रेंड्स, आत्महत्या का सिद्धांत जो था, यूरोप में जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हो रहे थे, इस परिवर्तन के फलस्वरूप जो अपने आप को अनुकूलित कर पाए वो तो चल गए, मतलब वो उनका तो विकास हो रहा था, उनके पास पैसा था, लेकिन इस परिवर्तन के फलस्वरूप जो अपने आप को इस परिवर्तन के अनुरूप नहीं ढाल पाए वो बहुत आत्महत्या कर रहे थे। इसी के परिणाम स्वरूप दुर्खेम ने अपनी पुस्तक सुसाइड में आत्महत्या का सिद्धांत एक सामाजिक सोशियोलॉजिकल फिनोमेना के रूप में प्रस्तुत किया। इसकी जो पद्धति थी वो प्रत्यक्षवादी पद्धति थी और इसको वैज्ञानिक रूप प्रस्तुत किया। इसके लिए उन्होंने अलग अलग देशों से विभिन्न प्रकार के आंकड़े, मोनोग्राफिक आंकड़े, तथ्यों को एकजुट किया। इसी के आधार पर उन्होंने अपने आत्महत्या का सिद्धांत को प्रस्तुत किया। फ्रेंड्स, आत्महत्या का सिद्धांत के पहले दुर्खेम की आत्महत्या के सिद्धांत से पूर्व क्या मान्यता प्रचलित थी? यह मान्यता यह प्रचलित थी, फ्रेंड्स, जैविकी, मनोवैज्ञानिक, भौगोलिक। दुर्खेम, जैसे कि आपको पता है कि दुर्खेम से पहले आत्महत्या के सिद्धांत को अलग अलग फिनोमेना के रूप में देखा जाता था। आत्महत्या को सामाजिक तथ्य मानते हुए इसका समाजशास्त्रीय व्याख्या प्रस्तुत की। उल्लेखनीय है दुर्खेम के समय आत्महत्या से संबंधित विभिन्न सिद्धांत, शारीरिक, जैविकी, मनोवैज्ञानिक, भौगोलिक सिद्धांत प्रचलित थे। उदाहरण स्वरूप जीव वैज्ञानिक, व्यक्ति की जीन संरचना, यानी कि जैसे कि अगर एक व्यक्ति है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर जैसे अपराध के जैसे गुण हैं, तो उसकी जो आने वाली जो संतान होगी वो भी वो अपराध करेगी। ये जेनेटिक है, जेनेटिक तरीके से स्ट्रक्चर्ड है। मनोवैज्ञानिक धारणा क्या थी? इसको साइकोलॉजिकल फेनोमेना के रूप में इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया था।
जैसे कि हाँ, मान लो उसकी शारीरिक कोई कोई मानता है ना, इसकी शारीरिक संरचना अगर ऐसी है तो जो इसकी आने वाली संतान है वो भी मतलब ऐसे ही आत्महत्या प्रेरित करेगी। उसके घर में मान लो वो पागल है तो इसी वजह से आत्महत्या हो रही थी। ये एक तरीके से शारीरिक जैविकी के रूप में ये एक साइकोलॉजिकल तरीके से मतलब कि आत्महत्या का सिद्धांत प्रस्तुत किए गए थे दुर्खिम के आत्महत्या का सिद्धांत करने से पूर्व। फ्रेंड्स, इसके अलावा कई भूगोलवेत्ताओं जो जियोग्राफिकल क्या स्कॉलर्स थे, उन्होंने बताया था गर्मी एवं ठंडी जलवायु को आत्महत्या जैसी प्रवृत्ति के साथ संबंध किया जा रहा है। यानी उनका मानना था कि गर्मी में जो होती है वो आत्महत्या सबसे अधिक होती है ठंडी की अपेक्षा। दुर्खिम ने आत्महत्या से संबंधित सभी पूर्ववर्ती मतों सिद्धांत का खंडन करते हुए आत्महत्या का सिद्धांत प्रतिपादित किया और इसका समाजशास्त्री व्याख्या प्रस्तुत की। फ्रेंड्स, आत्महत्या की परिभाषा दुर्खिम के अनुसार उन्होंने आत्महत्या को किस रूप में परिभाषित किया इसको जानेंगे। दुर्खिम द्वारा पूर्ववर्ती मतों का खंडन पश्चात सर्वप्रथम व्यापक संदर्भों में आत्महत्या को परिभाषित करने का प्रयास किया गया। फ्रेंड्स, आत्महत्या में उन सभी मृत्यु को सम्मिलित किया जाता है जो स्वयं मृत व्यक्ति के सकारात्मक या नकारात्मक कार्यों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम होता है, जिसके विषय में व्यक्ति यह स्वयं जानता है कि उसका कार्य पॉजिटिव या निगेटिव और उसका जो परिणाम होता है मृत्यु को उत्पन्न करेंगे। दुर्खिम ने अपने आत्महत्या का सिद्धांत जब प्रस्तुत किया था, इसके लिए उन्होंने डायरेक्ट मेथड तुलनात्मक पद्धति का उपयोग किया। उन्होंने इसकी पुष्टि हेतु 26,000 से अधिक आत्महत्या के मामलों को विभिन्न देशों या खासकर यूरोपीय देशों से उनकी रिपोर्टों, महत्वपूर्ण दस्तावेजों और मोनोग्राफिक आंकड़ों का गहन विश्लेषण करते हुए तथ्यों का संकलन किया। इसके लिए उन्होंने 26,000 से अधिक आत्महत्या के मामलों को देखा। ये जो आत्महत्या के मामले थे ये दूसरे देशों के थे। फ्रेंड्स, इसके साथ दुर्खिम ने आत्महत्या के अपने मत प्रस्तुत किए हैं, उनको जानेंगे। दुर्खिम ने धर्म, आयु, कार्यक्षेत्र, वर्ग, लिंग आदि के आधार पर आत्महत्या से संबंधित आंकड़ों को वर्गीकृत किया। इनके मध्य तुलनात्मक अध्ययन करते हुए समान संदर्भ में निम्न मत प्रस्तुत किया। दुर्खिम ने आत्महत्या से संबंधित आंकड़ों के आधार पर पाया कि कैथोलिक जो पंथ था कि अनुयायियों की तुलना में प्रोटेस्टेंट पंथ में अनुयायियों में आत्महत्या की दर अधिक पाई जाती है। दुर्खिम का मत है कि कैथोलिक पंथ एक पुरातन और रूढ़िवादी पंथ है जो अपने सदस्यों के व्यवहारों पर कठोर नियंत्रण रखता है, जबकि दूसरी ओर प्रोटेस्टेंट जो पंथ है थोड़ा उदार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करता है। लचीला पंथ है, अनुयायियों पर कठोर नियंत्रण है। जैसे कि आपको पता हो कि जो कैथोलिक पंथ है उनके अनुयायियों को अधिक नियंत्रण में रखना पड़ता था, उनके कम आत्महत्या का दर, यही कारण है उन पर जो आत्महत्या की दर थी वो कम थी। दुर्खिम के मत है जो ये बता देता हूँ एक बार अपने शब्दों में। जो दुर्खिम कहते हैं जो कैथोलिक पंथ है ये एक रूढ़िवादी पंथ है, पुरातन पंथ है, इसी कारण इसके जो अनुयायी हैं उन पर आत्महत्या की दर कम पाई जाती है। इसके विपरीत जो प्रोटेस्टेंट धर्म है ये अपने अनुयायियों को अधिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता देता है, इसी कारण इसमें आत्महत्या की दर अधिक पाई जाती है। फ्रेंड्स, सेकेंड देखते हैं इनका यहूदी धर्म के लोगों में ईसाई धर्म के लोगों की तुलना में आत्महत्या की दर कम पाई जाती है। यानी यहूदी धर्म जो है वो ईसाई धर्म की अपेक्षा जो यहूदी धर्म है उसमें आत्महत्या की दर कम पाई जाती है। इनका सेकंड, दुर्खिम ने लिंग के आधार पर भी आत्महत्या का वर्गीकरण किया है। उन्होंने पुरुष महिलाओं में बताया है कि पुरुष में सबसे आत्महत्या की दर अधिक पाई जाती है कि महिला में। उन्होंने यह प्रस्तुत किया है दुर्खिम ने उसका विश्लेषण करते हुए उनके अनुसार महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आत्महत्या की दर कम पाई जाती है, बल्कि पाई जाती है। दुर्खिम का मत है महिलाएं सामाजिक जीवन में पुरुषों की अपेक्षा कम भागीदार होती हैं, उनमें आत्महत्या की दर कम पाई जाती है। दुर्खिम कहते हैं कि जो महिलाएं हैं वो सामाजिक जीवन में पुरुषों की तुलना में कम भागीदार होती हैं, पुरुष सामाजिक जीवन में अधिक भागीदारी होती हैं। यही कारण है कि महिलाओं में आत्महत्या की दर कम पाई जाती है, खासकर मतलब कि पुरुषों की अपेक्षा। दुर्खिम ने अपने विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया है कि विवाहितों की तुलना में अविवाहित जो हैं उसमें आत्महत्या की दर अधिक पाई जाती है। विवाह व्यक्तियों का पर घर, परिवार और समाज का उत्तरदायित्व तो अधिक होता है, जबकि जो अविवाहित हैं पर यह दायित्व अपेक्षाकृत कम होता है। उन्होंने आत्महत्या की दर अधिक पाई जाती है। दुर्खिम कहते हैं जो जिसे कि क्या कहते हैं कि जो अविवाहित हैं उनमें विवाहितों की अपेक्षा आत्महत्या की दर अधिक पाई जाती है। जैसे कि फिर कहते हैं कि तलाकशुदा
संतानहीन दंपतियों में आत्महत्या की दर अधिक पाई जाती है। यानी जो तलाकशुदा हैं, संतान जिनके बच्चे नहीं हैं, उन पर आत्महत्या की दर अधिक पाई जाती है। दुर्खिम की मान्यता है कि सेना या पुलिस में काम करने वालों की अपेक्षा अन्य व्यवसायों की तुलना में आत्महत्या की दर कम पाई जाती है। खासकर जो सेना में है, पुलिस में है, इनमें जो आत्महत्या की दर होती है वो अन्य व्यवसायों की तुलना में अधिक पाई जाती है। फ्रेंड्स, अब इसके बाद कहते हैं, इनका विचार है कि जो गर्म जलवायु में है जो लोग रहते हैं उनमें आत्महत्या की दर अधिक पाई जाती है, खासकर ठंडी जलवायु पर रहने वालों की अपेक्षा। उपरोक्त आत्महत्या से संबंध विभिन्न तथ्यों के आधार पर दुर्खिम ने आत्महत्या का सिद्धांत प्रस्तुत किया। दुर्खिम का मत है कि आत्महत्या कोई मनोवैज्ञानिक घटना नहीं है, व्यक्तिगत कार्य न होकर एक सामाजिक तथ्य और सामाजिक प्रघटना है। दुर्खिम ने के अनुसार जब व्यक्ति एवं समाज के मध्य संबंध का संतुलन बिगड़ता है तो इसके परिणाम स्वरूप आत्महत्या की घटना घटित होती है। दुर्खिम का स्पष्ट रूप से मानना है कि एकीकरण, इंटीग्रेशन और नियंत्रण की अधिकता या कमी के कारण आत्महत्या की घटना अधिक होती है। अब पढ़ेंगे दुर्खिम की जो आत्महत्या कि क्या टाइप्स हैं, क्या प्रकार हैं। उन्होंने आत्महत्या का मुख्य रूप से 4 भागों में डिवाइड किया। पहला है परार्थवादी। ये आत्महत्या किस प्रकार से है? ये आत्महत्या प्रमुख रूप से क्या है, जब व्यक्ति का समाज या समुदाय से अधिक घनिष्ठ हो जाता है, वो समाज के लिए अपने व्यक्तिगत अस्तित्व को त्यागने के लिए तैयार हो जाता है, तब ये आत्महत्या घटित होती है। वह समाज के लिए इतना घुल मिल जाता है कि वो समाज के लिए अपने बलिदान देने के लिए तैयार हो जाता है। फ्रेंड्स, दुर्खिम का मत है कि जब व्यक्ति एवं समाज के मध्य अत्यधिक घनिष्ठता, एकीकरण हो तो परार्थवादी आत्महत्या दृष्टिगोचर होती है। परार्थवादी आत्महत्या का आशय स्वयं के लिए न होकर दूसरों के समाज की गई आत्महत्या से है। दुर्खिम की मान्यता है कि यदि समाज का स्तर पर व्यक्ति एवं समाज के मध्य संबंध अत्यधिक प्रगाढ़ हो जाए, परिणाम स्वरूप व्यक्ति के स्वतंत्र व्यक्तित्व का अस्तित्व न हो, अपितु यह सामूहिक चेतना में विलीन हो जाए, ऐसी स्थिति में व्यक्ति मर मिटने के लिए तैयार हो जाए, फर्दर इस प्रकार की आत्महत्या को परार्थवादी आत्महत्या कही जाती है। जैसे कि क्या कोई होता है ना, देश के लिए बलिदान कर देता है, बलिदान हो जाता है। आर्मी में जो होते हैं क्या कहते हैं कि धार्मिक बलिदान वाले सन्यासी, क्या था, सती, आपने देखा होगा सती प्रथा में क्या कैसे था, अगर उसके जो उसका हस्बैंड होता था मर जाता था, उसके साथ में जो महिला होती थी उसको भी साथ में चलना होता था। तो ऐसी चीज़ें होती थी। या परार्थवादी आत्महत्या। फ्रेंड्स, अब है अहमवादी आत्महत्या। अहमवादी आत्महत्या क्या होती है? जब व्यक्ति या समाज में होता है, जब वो जो व्यक्ति होता है वो सोचने लगता है उसके ऊपर जो समाज है, समुदाय है, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिसके कारण वह खुद को अलग थलग पाता है, अकेलेपन की अनुभूति करता है। दोस्तों, जब व्यक्ति एवं समाज के मध्य संबंधों में घनिष्ठता, एकीकरण का अभाव पाया जाता है, जब व्यक्ति समाज से अलग थलग हो जाता है, केवल अपने लिए जीने लगता है, अपने अहम की रक्षा हेतु आत्महत्या करता है, तो ऐसी आत्महत्या अहमवादी आत्महत्या कहलाती है। आधुनिक समाज में इस प्रकार की आत्महत्याएं अधिक देखी जाती हैं। जो मॉडर्न सोसाइटी होती है उस सोसाइटी में इस प्रकार की आत्महत्या अधिक पाई जाती है, जहाँ व्यक्ति अपने आप को समाज से अलग थलग अनुभव करता है। यदि किसी भी बात पर उसे अहम को नुकसान पहुंचता है तो आत्महत्या की ओर प्रेरित होती है। जैसे अविवादों में किसी प्रेम प्रसंग के कारण, अपमानजनक परिस्थिति के कारण की जाने वाली आत्महत्या। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको अहमवादी आत्महत्या, जब व्यक्ति जो होता है वो समाज या संस्थान में, जैसे कि संस्थाएं जो होती हैं, परिवार होगा, विवाह होगा, सोचने लगता है इसके जीवन में कोई प्रभाव ही नहीं है, मेरे जीवन में कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो अकेलेपन का अनुभव करता है, जिसके कारण वो आत्महत्या की ओर प्रेरित करता है, की ओर प्रेरित होता है। आपने देखा होगा कि जैसे कैथोलिक पंथ में क्या कैसा था कि जो वो रूढ़िवादी पंथ था, उसमें देखा गया कि उसमें आत्महत्या की दर कम थी, बल्कि जो प्रोटेस्टेंट धर्म था उसमें आत्महत्या की दर अधिक पाई गई। फ्रेंड्स, अगला है जो है भाग्यवादी आत्महत्या। यह आत्महत्या तब घटित होती है कि जब समाज में अत्यधिक नियंत्रण हो, जिस कारण व्यक्ति आत्महत्या की ओर कर लेता है। ऐसी आत्महत्या भाग्यवादी आत्महत्या कहते हैं। दास प्रथा वाले समाजों में दास या गुलाम की आवश्यकता से अधिक नियंत्रण, इस कारण इस प्रकार की आत्महत्या देखी जाती है। मतलब व्यक्ति जो होता है वो ये सोचने लगता है वह जो जीवन जी रहा है वो दमनकारी परिस्थितियों में जी रहा है, उसका जीवन में कोई उद्देश्य ही नहीं रहेगा, वो भविष्य में किसी प्रकार का उद्देश्य को कुछ कोई सोच ही नहीं पाता, क्योंकि उसका जो जीवन था वो दमनकारी परिस्थितियों में है, अत्यधिक नियंत्रण में है। ये फेटलिस्टिक सुसाइड है, आदर्श विहीन आत्महत्या। फ्रेंड्स, इस प्रकार की आत्महत्या लगभग आप सभी समाजों में देखी जाती है। जो इस आत्महत्या
कहलाती है विसंगति, ऐसी नियमहीनता। जब ये इस प्रकार की आत्महत्या जब होती है, जब समाज में आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिवर्तन के कारण व्यक्ति का जीवन विहीन हो जाता है। मतलब जो सोसाइटी के जो रूल्स रेगुलेशन व्यक्ति को समझ नहीं आती, उनका पालन करने में वो असभ्य होता है, नहीं कर पाता है, जिसके कारण इस प्रकार व्यक्ति जो होता है उसका जीवन दिशाहीन हो जाता है, वह आत्महत्या की ओर प्रेरित होता है। उदाहरण के परिस्वरूप आर्थिक तंगी या मंदी के से परेशान होकर किसी व्यक्ति के द्वारा की गई आत्महत्या। आपने देखा हो कोविड-19 के दौरान आर्थिक तंगी के कारण कितने लोगों ने अपनी जान आत्महत्या की। दुर्खीम का जो आत्महत्या का सिद्धांत है वो विभिन्न प्रकारों, विभिन्न समाजों में एक अनुरूप पाया गया। उनके अनुसार यांत्रिक जो मैकेनिकल सॉलिडरिटी, ये सरल समाज है। जनजातीय समाज में व्यक्ति एवं समाज के मध्य एकीकरण, घनिष्ठता अधिक होने के कारण प्रार्थवादी आत्महत्या और व्यक्तियों पर समाज का अधिक नियंत्रण के कारण भागवादी आत्महत्या पाई जाती है। जबकि जो स्वाभाविक एकता है पर आधारित औद्योगिक समाज में व्यक्ति एवं समाज के मध्य एकीकरण एवं नियंत्रण के अभाव के कारण अहमवादी एवं आदर्श विहीन विसंगति मूलक आत्महत्या दृष्टिगोचर होती है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।